जिला बार एसोसिएशन अजमेर का 51 सदस्यीय सद्भावना दल शुक्रवार सुबह 6:51 बजे 3 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण हेतु सिरोही माउंट आबू के लिए रवाना हुआ। जिला बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने बताया कि दल का मुख्य उद्देश्य सिरोही जिले के ग्रामीण क्षेत्र में विधिक जागरूकता अभियान को गति देना है। देश में लागू किए गए 3 नए कानूनों की जानकारी आमजन को देना मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही सद्भावना दल द्वारा सिरोही जिले के दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण किया जाएगा। यात्रा के संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रियदर्शी भटनागर ने बताया कि जिला बार एसोसिएशन में कई नए युवा अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों के सानिध्य में शैक्षणिक भ्रमण व पिकनिक का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें बार संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य प्रकाश गांधी, मोहन सिंह जी राठौड़, चंद्रभान सिंह राठौड़, योगेंद्र सिंह शक्तावत, सोमदत्त यादव, सत्यनारायण हावा, दीपक शर्मा, अब्दुल रशीद, गंगाराम रावत, रविंद्र पाल सिंह छाबड़ा, ओम प्रकाश शर्मा, अनिल उदय, अनिल वैष्णव, अशरफ बुलंद, डॉक्टर मुजाहिद चिश्ती, दीपक शर्मा, डॉक्टर मनोज आहूजा, गजेंद्र सिंह पीह, हेमेंद्र सिंह राठौड़, जितेंद्र बरुण, करण सिंह खंगारोत, महेंद्र सिंह रावत, मनीष छिपा, ओम प्रकाश गुर्जर, प्रभजोत सिंह, पुष्पेंद्र भाटी, मुकेश गुर्जर, राजेंद्र रावत, राजेंद्र सिंह राठौड़, रमेश आचार्य, रूपेंद्र कुमार परिहार, सत्यनारायण हावा, संदीप यादव, संजय गुर्जर, संतोष नाथ देवड़ा, सुरेंद्र सिंह तिलाना, सुरेंद्र सिंह रावत, विनोद वर्मा, पवन पांचाल, राजेश यादव, रमेश धाभाई, फिरोज खान, तपन मंडल सहित 51 अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन किया गया है, जो सद्भावना यात्रा शुक्रवार सुबह को रवाना होकर 3 दिन तक सिरोही जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता सहित नए कानूनों की जानकारियां देने हेतु शिविर का आयोजन करेंगे तथा कई दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करते हुए सोमवार शाम को वापस लौटेंगे। इस दौरान युवा अधिवक्ताओं को राजस्थान के इतिहास की जानकारी भी दी जाएगी, साथ ही वकालत जैसे नोबल व्यवसाय से संबंधित ऐतिहासिक पहलुओं का व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत एडवोकेट ने कहा कि सद्भावना यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र सहित देश में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाना भी है, ताकि भारत देश को विश्व गुरु बनाया जा सके। यात्रा को लेकर आज अधिवक्ताओं में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। बार संघ के पूर्व अध्यक्ष मोहन सिंह राठौड़ ने बताया कि सिरोही व माउंट आबू बार संघ को भी इस यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है तथा शुक्रवार व सोमवार को संपूर्ण न्यायिक कार्य स्थगित रखने का निवेदन भी किया गया है, ताकि पक्षकारों को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं उठाना पड़े। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक पत्नी जिसने स्वेच्छा से भरण पोषण के अपने अधिकार को छोड़ दिया है, उसे बाद में परिस्थितियों में बदलाव होने पर इसे मांगने से नहीं रोका जा सकता है। जस्टिस सतीश निनान और जस्टिस पी कृष्ण कुमार की खंडपीठ ने ये निर्णय पारित किया। न्यायालय एक वैवाहिक अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें अपीलकर्ताओं, तलाकशुदा पत्नी और पुत्र द्वारा प्रतिवादी पति पिता के विरुद्ध किए गए भरण पोषण के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने मौजूदा मामले में जिन 3 मुद्दों पर विचार किया, उनका सारांश नीचे दिया गया है। क्या प्रथम अपीलकर्ता तलाक के बाद प्रतिवादी से भरण पोषण पाने का हकदार है, और यदि ऐसा है तो क्या समझौता उसे भरण पोषण का दावा करने से वंचित करेगा? क्या एक्सटेंशन B2 समझौता प्रथम अपीलकर्ता के भरण पोषण का दावा करने के रास्ते में बाधा बनेगा? क्या द्वितीय अपीलकर्ता अधिनियम के प्रावधानों के तहत भरण पोषण पाने का हकदार है? न्यायालय ने इस सवाल पर भी विचार किया कि क्या तलाकशुदा पत्नी धारा 125(4) CRPC के अनुसार भरण पोषण का दावा करने की हकदार है, अगर तलाक आपसी सहमति से प्राप्त किया गया हो। न्यायालय ने टिप्पणी की कि इस संबंध में कानून की स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में तय की गई थी। वनमाला बनाम रंगनाथ भट्टा में यह माना गया कि धारा 125(4) CRPC तलाकशुदा पत्नी पर लागू नहीं होती। इसके बाद न्यायालय ने धारा 127(3) CRPC पर विचार किया और पाया कि तलाकशुदा पत्नी जिसने पहले भरण पोषण के अपने अधिकार को छोड़ दिया है, पर परिस्थितियों में बदलाव होने पर धारा 125 के तहत भरण पोषण मांगने पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी की, दूसरे शब्दों में, जबकि धारा 127(3) तलाकशुदा पति को धारा 125 के तहत भरण पोषण आदेश को रद्द करने में सक्षम बनाती है, जब पत्नी स्वेच्छा से भरण पोषण के अपने अधिकार को छोड़ देती है,
ये पत्नी को बाद में भरण पोषण का दावा करने से नहीं रोकता है यदि परिस्थितियां बदल जाती है और वह खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ हो जाती है। पक्षकार भरण पोषण का भुगतान करने से इनकार नहीं कर सकते। न्यायालय ने एक्सटेंशन B2 समझौते में त्याग खंड की वैधता की भी जांच की। इसने ऐसे निर्णयों पर गौर किया जिनमें इसी तरह के प्रश्न को संबोधित किया गया था। नागेंद्रप्पा नटेकर बनाम नीलमा में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि एक पत्नी हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 के तहत भरण पोषण का दावा करने की हकदार है, भले ही समेकित गुजारा भत्ता और अन्य दावों को रोकने के लिए समझौता हुआ हो। एक अन्य मामले में उच्च न्यायालय ने माना है कि भरण पोषण के वैधानिक अधिकार को समझौते के माध्यम से कम नहीं किया जा सकता है। दोनों मामलों में ऐसे समझौते सार्वजनिक नीति के विरुद्ध पाए गए। न्यायालय ने पाया कि उपरोक्त मामलों में कानूनी सिद्धांत वर्तमान मामले में भी लागू होता है। इस संबंध में न्यायालय का अवलोकन इस प्रकार है: भरण पोषण के लिए वैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य पति पत्नी, बच्चों या माता पिता को अभाव और आवारागर्दी से बचाना है और वे राष्ट्र की सार्वजनिक नीति की घोषणा करते हैं। इस प्रकार उपरोक्त कानूनी सिद्धांत अधिनियम के प्रावधानों से बाहर निकलने का प्रयास करने वाले समझौते पर भी समान रूप से लागू होता है। अदालत अधिनियम की धारा 37 के तहत भरण पोषण के आदेश में बदलाव, संशोधन कर सकती है। न्यायालय ने धारा 127 क्रॉसिंग PC, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25(1) और विशेष विवाह अधिनियम की धारा 37(2) पर गौर किया। इन सभी प्रावधानों में न्यायालय को भरण पोषण आदेश में बदलाव करने का अधिकार है, यदि परिस्थितियों में ऐसा बदलाव आवश्यक हो। न्यायालय ने महसूस किया कि तलाक अधिनियम में भी इसी तरह का अधिकार पड़ा जा सकता है। कोर्ट ने कहा, संवैधानिक न्यायालयों ने हिंदू विवाह अधिनियम और अन्य वैवाहिक कानूनों से प्राप्त लाभकारी सिद्धांतों को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हुए उपचार की समानता सुनिश्चित करने के लिए विस्तारित किया है। उक्त अधिनियमों में समान प्रावधानों से पोषण प्राप्त करते हुए हम मानते हैं कि किसी भी पक्ष के कहने पर स्थायी गुजारा भत्ता और भरण पोषण के लिए न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश को बदलने, संशोधित करने या रद्द करने की शक्ति न्यायालय में अधिनियम की धारा 37 के तहत भी निहित है, जब परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है। संशोधित करने या रद्द करने की शक्ति न्यायालय में अधिनियम की धारा 37 के तहत भी निहित है, जब परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है। हालांकि न्यायालय का मत था कि आदेशित भरण पोषण को संशोधित करने की वास्तविक आवश्यकता है या नहीं, यह मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तलाक अधिनियम के तहत नाबालिग बच्चे को अधिक भरण पोषण का दावा करने का अधिकार इस सवाल का जवाब देने के लिए कि क्या नाबालिग बच्चे के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय JFCM से संपर्क करना था, न्यायालय ने अधिनियम की धारा 43 और 44 पर गौर किया। इन प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक न्यायालय विवाह के विघटन, अमान्यता की कार्यवाही के दौरान और उसके बाद नाबालिग बच्चों के भरण पोषण के लिए आदेश पारित करने का हकदार है। न्यायालय का मत था कि उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में यह नहीं कहा जा सकता कि नाबालिग बच्चे को अधिनियम के प्रावधानों के तहत भरण पोषण का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय ने टिप्पणी की, मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा बच्चे को 175 रुपये प्रति माह की दर से भरण पोषण का भुगतान करने का निर्देश देने के आदेश के बावजूद न्यायालय इस आवेदन को उपरोक्त प्रावधान के तहत दायर आवेदन के रूप में मान सकता था। चूंकि CRPC की धारा 125 के तहत उपाय केवल संक्षिप्त प्रकृति का है, इसलिए बच्चे के लिए पारिवारिक न्यायालय से बड़ी राशि का दावा करने पर कोई रोक नहीं है। इस प्रकार न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए निचली अदालत को भेज दिया। विवाह विच्छेद के बाद भरण पोषण का भुगतान करने की क्षमता, अक्षमता और परिस्थितियों में बदलाव के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया। कोर्ट ने टिप्पणी की, जब पत्नी ने अधिनियम की धारा 10A के तहत दायर संयुक्त याचिका के माध्यम से तलाक का आदेश प्राप्त किया, तो हमें यह मानने का कोई कारण नहीं मिला कि अधिनियम की धारा 37 लागू नहीं होती। धारा 37 के उद्देश्य के लिए इस तरह के आदेश को पत्नी द्वारा प्राप्त माना जा सकता है, भले ही पति ने भी उस प्रयास में उसका साथ दिया हो। तलाकशुदा पत्नी बाद में भरण पोषण का दावा कर सकती है, भले ही अधिकार छोड़ दिया गया हो। संयुक्त रूप से प्राप्त तलाक में स्थायी गुजारा भत्ता पर कोई रोक नहीं। न्यायालय ने अधिनियम की धारा 37 पर गौर किया और तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए जिन शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है, उनका सारांश दिया।
ये राय थी कि भले ही पारिवारिक न्यायालय के समक्ष याचिका अधिनियम की धारा 37 या धारा 125 सीआरपीसी के तहत शुरू नहीं की गई थी, लेकिन इसमें कोई अनियमितता नहीं थी। न्यायालय ने पाया कि धारा 45 के अनुसार अधिनियम के तहत कार्यवाही सीपीसी के प्रावधानों द्वारा विनियमित होगी। इसके अलावा किसी प्रावधान को उद्धृत करने या गलत तरीके से उद्धृत करने से पक्षकारों को कानून के मूल प्रावधानों के तहत अधिकार का दावा करने से वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा केकली में राजस्व अपील प्राधिकारी के कैंप कोर्ट की घोषणा के बाद शुक्रवार को केकली में विधिवत कैंप कोर्ट का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर रामचंद्र ने कैंप कोर्ट का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में केकली विधायक की शत्रुघ्न गौतम भी मौजूद रहे। बार एसोसिएशन केकली द्वारा केकली विधायक की शत्रुघ्न गौतम व राजस्व अपील प्राधिकारी रामचंद्र का माला पहनाकर व साफा बंधवाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि केकली में लंबे समय से राजस्व संबंधित अपीलों के लिए लंबी दूरी तय कर किसानों को अजमेर के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब राजस्व अपीलों की सुनवाई के लिए केकली में ही राजस्व अपील प्राधिकारी के कैंप कोर्ट की शुरुआत हो गई है, जिससे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा तथा किसानों के समय और पैसा दोनों की बचत होगी। उन्होंने कहा कि हर महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को केकली में आए कैंप कोर्ट का संचालन होगा, जिससे केकली, सावर व सरवाड़ उपखंड क्षेत्र की राजस्व अपीलों का निस्तारण केकली में ही हो सकेगा। उन्होंने कहा कि केकली क्षेत्र में 1000 से अधिक अपीलें दर्ज है, जिनके लिए पक्षकारों को अजमेर के चक्कर काटने पड़ रहे थे, लेकिन अब पक्षकारों को आए कैंप कोर्ट के केकली में आयोजन से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया है। बीजेपी सरकार किसान हितैषी सरकार है तथा सरकार लगातार अपनी योजनाओं और नीतियों से किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत प्रदान करने का प्रयास कर रही है। इस मौके पर बार उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, महासचिव मुकेश शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता नवल किशोर पारीक, शैलेंद्र सिंह राठौड़, अपर लोक अभियोजक घनश्याम वैष्णव, अधिवक्ता सांवर लाल चौधरी, अनुराग शर्मा, केदार चौधरी, कालूराम गुर्जर, पवन सिंह भाटी, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, दशरथ सिंह कांदलौत, बावन माता भाजपा मंडल अध्यक्ष राजवीर हावा आदि मौजूद थे। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी एवं पतंजलि योग समिति केकड़ी के संयुक्त तत्वावधान में योग को जन जन तक पहुंचाने एवं नागरिकों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने हेतु 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर दिनांक 17 जून से 20 जून तक प्रातः 5:30 बजे से 7 o'clock बजे तक केकड़ी नगर परिषद के रंगमंच पर आयोजित होगा। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष बहादुर सिंह शक्तावत ने बताया कि निःशुल्क योग शिविर का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम के कर कमलों द्वारा होगा। इस विशेष योग शिविर का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना, नियमित योगाभ्यास की महत्ता बताना एवं जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। शिविर के दौरान पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से मुख्य योग शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित योग शिक्षक जे.पी. सोनी विभिन्न योगासन, प्राणायाम, ध्यान विधियों एवं जीवनशैली सुधार संबंधी सुझावों के माध्यम से योग साधकों को स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देंगे। प्रकल्प प्रभारी श्याम माहेश्वरी एवं सूर्य प्रकाश विजय ने बताया कि 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर में 17 जून से 20 जून तक नगर परिषद रंगमंच पर शिविर का आयोजन होगा और 21 जून पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पटेल मैदान पर आयोजित होने वाले सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में योग अभ्यास करेंगे। उन्होंने केकड़ी नगर के आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं एवं अपने परिजनों को भी प्रेरित करें। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के सचिव रामनिवास जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि योग आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में मानसिक तनाव व शारीरिक बीमारियों से बचने का सर्वोत्तम माध्यम है। इस शिविर के माध्यम से नगर के नागरिकों को स्वस्थ जीवनशैली की ओर अग्रसर किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष इस प्रकार निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जाता है ताकि अधिकाधिक लोग योग से जुड़कर स्वयं को शारीरिक, मानसिक व आत्मिक रूप से सशक्त बना सके। राजस्थान एबीएसएएम की एक औपचारिक बैठक आज जयपुर स्थित राजस्थानी भोज रेस्टोरेंट में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री मनोहर चंचलानी जी, अध्यक्ष एबीएसएएम राजस्थान, और श्री अनिल शर्मा जी, उपाध्यक्ष एबीएसएएम राजस्थान एवं अध्यक्ष डीआरटी बार एसोसिएशन जयपुर ने की।
बैठक का मुख्य उद्देश्य एबीएसएम राजस्थान के भविष्य की योजनाओं पर मंथन करना और अधिवक्ताओं के लिए एक नवीन डिजिटल मॉडल तैयार करना रहा। इस दिशा में एडवोकेट जीनत खान, महासचिव, एबीएसएम राजस्थान, द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुझाव प्रस्तुत किया गया, जो अधिवक्ताओं को एकजुट करने के साथ साथ उनके विचार, लेख और कानूनी मुद्दों पर राय साझा करने का माध्यम बनेगा। एडवोकेट जीनत खान ने बताया कि ये प्लेटफॉर्म न केवल आपसी संपर्क को मजबूत करेगा, बल्कि अधिवक्ताओं को हो रही विधिक परेशानियों और नियमों में आ रही जटिलताओं पर खुलकर चर्चा का अवसर भी देगा। इस बैठक में बूंदी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री C.S. शर्मा अपने दल के साथ उपस्थित रहे। उनके साथियों की सक्रिय भागीदारी ने इस विचार को और ऊर्जा प्रदान की तथा राजस्थान में अधिवक्ता एकता के लिए संयुक्त प्रयासों की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। मनोहर चंचलानी ने इस अवसर पर कहा कि एबीएसएम राजस्थान अब एक मजबूत संगठन के रूप में उभर रहा है और भविष्य में अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, डिजिटल सशक्तिकरण और कानूनी सुधारों में सक्रिय भूमिका निभाएगा।